हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू जिज्ञासा IQ। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हमारी पहली वीडियो है और इसके बाद बाकी की जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अलाउड। अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इस केस में पार्टनर को कभी भी किसी भी प्रकार का कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, राइट। तो इसीलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा नॉट अलाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज। तो ड्राइंग्स का मतलब होता है कि जो पार्टनर फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए जो कुछ भी गुड्स या कैश विड्रॉ करता है उसे ड्राइंग्स कहते हैं। और ड्राइंग्स पर जो भी इंटरेस्ट मिलता है वह फर्म के लिए इनकम होती है। किसके लिए होती है? फर्म के लिए इनकम होती है। तो इसका आंसर बन जाएगा इनकम ऑफ फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, राइट। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में ना तो पार्टनर्स को कैपिटल पर ब्याज दिया जाएगा और ना ही पार्टनर के द्वारा की गई ड्राइंग्स पर पार्टनर से ब्याज लिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहां बन जाएगा डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एजेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज, है ना। तो पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप का मतलब होता है कि भाई दो लोगों के बीच ऐसा रिलेशनशिप जो कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बनाई जाती है और उस बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को शेयर किया जाता है। तो यहाँ पर जो मेन एलिमेंट होता है वो होता है टू शेयर लॉस एंड प्रॉफिट बोथ। तो यहाँ करेक्ट आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज। याद रखना, पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं होता है, ये वॉल्यूंटरी होता है। आपकी इच्छा है, अगर आप चाहें तो पार्टनरशिप डीड बना सकते हैं, अदरवाइज पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विल बी ड्यू टू। तो अगर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, इन एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर परिवर्तन किया जाता है तो यह कहलाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, राइट। तो यहां आंसर बन जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी आर पार्टनर्स हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो ए और बी दो पार्टनर है जो कि 2:3 के रेशियो में प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। इट वाज डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली इन फ्यूचर। और डिसाइड किया गया कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसको ए और बी बराबर बराबर बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे। बाय विच पार्टनर एंड इन व्हाट प्रोपोर्शन द सेक्रीफाइस विल बी मेड। तो इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण किस पार्टनर को लॉस होगा, किसको प्रॉफिट होगा, गेन होगा और किस रेशियो में होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं, समझना। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भैया जो सेक्रीफाइस पूछा गया, क्लियर है कि कौन सा पार्टनर है इस ए और बी में जो सेक्रीफाइस करेगा और किस रेशियो में करेगा। तो उसी हम ऑलरेडी जानते हैं सेक्रीफाइसिंग का रेशियो, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग अगर आपको आती है तो सेक्रीफाइसिंग का यहाँ पर रेशियो लगा देंगे, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा देंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, राइट। तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर दिया जाएगा तो हमें सेक्रीफाइस रेशियो मिल जाएगा। अब यहाँ पर दो पार्टनर है हमारे पास, एक है ए और एक है बी। तो देखो ए का पुराना रेशियो, ये है पुराना रेशियो 2:3। 2:3 का मतलब है कि टोटल पार्ट होते थे 5, 2 और 3, राइट। दो पार्ट किसके थे? ए के, और दो पार्ट किसके थे? सॉरी, 3 पार्ट किसके थे? बी के। तो टोटल 5 पार्ट हुआ करते थे, 5 शेयर, 5 में से 2 ए को मिलते थे, ये इनका ओल्ड है। अब फ्यूचर में इनका रेशियो कैसा होगा? इक्वल, यानी कि ए और बी क्या करेंगे, ए और बी जो भी प्रॉफिट होगा उसको बराबर बराबर बांटेंगे, यानी कि एक प्रॉफिट कौन लेगा, शेयर कौन लेगा? ए, और एक कौन लेगा? बी। तो टोटल 2 टुकड़े किए जाएंगे, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट जो बनेगा ए का वो बनेगा 1/2 या 1/2, राइट। तो 2/5 में से अगर हम 1/2 को माइनस करते हैं तो इसका जो आंसर बनेगा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा 1.10, लेकिन ये वैल्यू आएगी माइनस में। वहीं पर अगर हम बी का निकालें तो बी की पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3/5, न्यू कितनी होगी? 1/2। तो अगर 3/5 में से 1/2 घटाएंगे तो ये भी बनेगा 1/10, लेकिन ये बनेगा प्लस में। सी, तो जब भी हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं और वैल्यू हमें काय में मिलती है? माइनस में मिलती है, तो ये गेन कहलाता है, क्लियर है। और वहीं पर अगर वैल्यू पॉजिटिव में मिलती है तो वो हमें क्या कहलाएगा? सेक्रीफाइस कहलाएगा। तो यहां पर क्या होगा? बी सेक्रीफाइस करेगा, क्लियर। और किस रेशियो में करेगा? 1/10 के में। तो यहां पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर कि 1/10 शेयर क्या किया जाएगा? सेक्रीफाइस किया जाएगा पार्टनर बी के द्वारा।
क्वेश्चन है गुडविल इज, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है और आपने कई बार पढ़ा होगा, राइट। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स अग्री टू सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर इज कॉल्ड। तो यहां पर एक पार्टनर है जो कि दूसरे पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये कौन सा रेशियो कहलाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। ए और बी 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फॉर 1/10। तो यहां पर क्या होगा, जो सी है वो नया पार्टनर के रूप में ऐड किया जाएगा और उसे 1/4 हिस्सा दिया जाएगा। द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज सी। इस तरह की जब भी सिचुएशन आती है कि भाई यहां पर पुराने पार्टनर का आपको रेशियो दिया, न्यू पार्टनर का रेशियो दिया, लेकिन आपको न्यू रेशियो नहीं दिया कि भाई जब ए और बी मिलेंगे, ए बी और सी जब तीनों न्यू पार्टनर हो जाएंगे तो इन तीनों का न्यू रेशियो क्या होगा। अगर हमें न्यू रेशियो पता नहीं है, ठीक है, और हमें यह भी मालूम नहीं है कि ए और बी ने किस अनुपात में सी के लिए सेक्रीफाइस किया है, तो इस केस में हम ये मान के चलते हैं कि ए और बी ने अपने ओल्ड रेशियो में ही क्या करा होगा, है ना, न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया होगा। तो इस केस में इनका ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो बन जाता है, राइट। तो इसमें आंसर बन जाएगा आपका 3:1। और अगर आप इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, मानेंगे कि भाई टोटल रेशियो है 1, ठीक, और 1 में से 1/4 कौन लेके चला जाएगा, ठीक है, सी लेके चला जाएगा। सी का रेशियो 1/4। मान लीजिए टोटल प्रॉफिट है 1 में सी का हिस्सा कितना, 1/4। तो अगर 1 में से 1/4 चला गया तो बचेगा कितना, 3/4 बचेगा। अब इस 3/4 के कितने टुकड़े होंगे, ठीक है, 3:1 के हिसाब से, ठीक है, 3/4 कौन लेगा, ए, और 3/4 का 1/4 कौन हिस्सा लेगा, बी। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा न्यू रेशियो, राइट। अब ये जो न्यू रेशियो होगा, इस न्यू रेशियो में से हम क्या कर देंगे, ओल्ड रेशियो को घटा देंगे, तो हमें मिल जाएगा सेक्रीफाइस रेशियो। या मैं कहूं ओल्ड रेशियो में से हमें न्यू रेशियो को माइनस करना है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर देने पर क्या मिल जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो मिल जाएगा, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू। अगर जितना समझना, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आते हैं कि जो कुछ भी जब कभी नए पार्टनर को ऐड किया जाता है, न्यू पार्टनर को ऐड किया जाता है, तो इस केस में ओल्ड जो भी हमारे पास रिजर्व है, ओल्ड जो प्रॉफिट है, तो जो कुछ भी ओल्ड रहेगा वह ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। और यहां अमाउंट पार्टनर के ओल्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो जितने भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे उन ओल्ड पार्टनर्स को यहां अमाउंट उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच रेशियो द प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है या फर्म में किसी प्रकार का रिकंस्टिट्यूशन किया जाता है, तो इस केस में असेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू किया जाता है और रिवैल्यूएशन पर जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है, वह ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में बट जाता है, राइट। सो ये मेरा ऑब्जेक्टिव्स का पहला वीडियो है इस चैनल पर, लेकिन अकाउंट से रिलेटेड, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो, गुडविल हो, सिर्फ बहुत सारे मैंने कई सारे वीडियोस चैनल पे बना के रखे हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लीज चैनल के पर जाएं, है ना, बहुत सारे वीडियोस आपको अकाउंट से रिलेटेड मिल जाएंगे, राइट, अलग अलग। अगला क्वेश्चन है एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, इसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट, राइट। यह सुपर प्रॉफिट की परिभाषा बन जाती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इन व्हाट प्रोपोर्शन इज गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो रिटायरमेंट के टाइम पर गुडविल किस रेशियो में बांटी जाएगी, तो या ओल्ड पार्टनर्स में बटेगी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, राइट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है what would be the annual rate of interest if payable amount is not paid to the dead partner's legal executive। अगर जो भी डेड पार्टनर, जो भी पार्टनर, जिस पार्टनर की मौत हो जाती है, उसकी जो भी कैपिटल बनती है वह अगर उसके लीगल एग्जीक्यूटर, राइट है, उसको अगर नहीं दी जाती है तो उस कैपिटल पर सालाना 6% की दर से फर्मों को ब्याज देना पड़ता है, राइट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है A, B, C are partners in the ratio of 2/4, 2/4, 2/8. B retires. The new profit sharing ratio will be।
तो सी, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है कि भाई 3 पार्टनर थे, 2/4, 2/4 या 2/8 के रेशियो में। ठीक, अब यहाँ पे ये है बी वाला, बी क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है। अब जब बी रिटायर होगा तो ये अपना जो रेशियो 2/4 ये ए और बी को बेच के जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये देख के नहीं रखा है कि ए ने बी का कितना रेशियो खरीदा, है ना, शेयर खरीदा, और सी ने कितना शेयर खरीदा बी का। ठीक, तो इस केस में हम मान के चलते हैं कि ए और सी ने बी का अपने पुराने रेशियो में ही क्या करा होगा, शेयर खरीदा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि जो ये वाला रेशियो इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पर बचेगा कितना फिर हमारे पास ए और सी का रेशियो। तो यहाँ पर ए और सी का रेशियो बचेगा 2/4 और 2/8 जो कि पहले से था, राइट। क्योंकि अगर पुराने पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को अपने ओल्ड रेशियो में खरीदते हैं, सुनना फिर से, अगर रिमेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर के रेशियो को अपने ओल्ड रेशियो में खरीदते हैं तो इस सिचुएशन में रिमेनिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयर रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अर्थात उनका ओल्ड रेशियो ही उनका न्यू रेशियो रहेगा। तो ये बनेगा उनका न्यू रेशियो 2/4, 2/8, राइट। अब यहां पर क्या है, 2/4 है। देखो, जब भी हमें रेशियो निकालना हो ना तो हमें ये वाली जो नीचे की संख्या होती है डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर को हमें हमेशा क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। तो यहाँ पर 2/4 है, यहाँ पर 2/8 है, तो इसमें 4 को मैं क्या कर दूंगा, 8 बना दूंगा। तो अगर 8 बनाना हुआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे भी 2 का और ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 4/8 और यहाँ बन जाएगा 2/8, राइट। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ आंसर बनेगा 4:2, या मैं इस 4:2 को और क्या लिख सकता हूं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि 2:1। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मिल रहा है 2:1 जो कि है ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर 2:1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर इन व्हाट प्रोपोर्शन इज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। अगर कोई एक पार्टनर की मौत हो जाती है तो इस सिचुएशन में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वह उनके कैपिटल अकाउंट में किस रेशियो में बांटा जाएगा, तो ये ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिट विद। अगर कोई भी पार्टनर की मौत हो जाती है या रिटायरमेंट हो जाता है, रिटायर हो जाता है वो पार्टनर, तो उस पार्टनर का जो भी गुडविल का शेयर है वह गुडविल का शेयर उसे मिलेगा, राइट। तो हिज शेयर ऑफ गुडविल, है ना, यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियलाइजेशन अकाउंट इज। तो जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है इसकी नेचर नॉमिनल होती है, राइट। तो नॉमिनल अकाउंट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स आर ट्रांसफर्ड टू। तो फर्म को जब समाप्त किया जाता है, बंद किया जाता है, वाइंड अप किया जाता है, तो उस टाइम पर जो भी प्रॉफिट या रिजर्व बचता है वो सारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज ट्रांसफर टू। तो डिसोल्यूशन के टाइम पर जो भी बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, राइट। रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू। सी, जब भी फर्म को क्या किया जाता है, बंद किया जाता है, तो उस केस में फर्म के जितनी भी असेट्स हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उन सारे अकाउंट को फर्म के रियलाइजेशन अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन जो पार्टनर का लोन अकाउंट होता है, ठीक, इस लोन अकाउंट को सेपरेटली ही क्लोज किया जाता है, अर्थात इसे किसी भी अकाउंट पर ट्रांसफर नहीं करेंगे, राइट। तो इसको सेपरेटली हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, इसलिए इसमें आंसर बनेगा नन ऑफ दीज। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू विच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, जब भी फर्म में कोई एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सारे पार्टनर अगर फर्म से क्या हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, फर्म में दिवालिया हो जाते हैं, तो इस केस में फर्म को कंपल्सरी डिसॉल्व किया जाता है, राइट। तो यह कंपल्सरी डिसोल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद। तो जब भी फर्म जो भी शेयर को फॉरफिट करती है और जिन भी शेयर को फॉरफिट किया जाता है उन पर जितना भी कोल्ड किया जा चुका होता है, राइट, उस कोल्ड अप अमाउंट से ही उस शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर सी। तो जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर है यह टेबल एफ में है, टेबल
एफ में दिया गया है। सी, अगर कॉल्स इन एरियर का क्वेश्चन आता है, कॉल्स इन एरियर का क्वेश्चन आता है, तो कॉल्स इन एरियर पर फर्म क्या करे, 10% का जो है इंटरेस्ट का प्रावधान है, ठीक है। वहीं पर अगर कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन आता है, क्या आता है, कॉल्स इन एडवांस का आता, तो कॉल्स इन एडवांस पर जो सालाना ब्याज दिया जाता है वो होता है 12% का, ठीक, समझना। तो कॉल्स इन एरियर के केस में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है और कॉल्स इन एडवांस के केस में 12% रहता है, अकॉर्डिंग टू टेबल एफ, राइट। तो यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कॉल्स इन एरियर के केस में जो चार्ज किया जाता है इन रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू टेबल एफ वो है 10%, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट रेट ऑन कॉल्स इन एरियर ऑन शेयर्स मस्ट नॉट एक्सीड, ठीक है। तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, यहां पर आ जाएगा 10%। तो कॉल्स इन एरियर पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन शेयर्स इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट, तो जो भी शेयर फॉरफिट किए जाते हैं उन पर जो भी अमाउंट होता है वह शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू, तो आपने जो भी शेयर फॉरफिट किए हैं और उन फॉरफिटेड शेयर पर आपको जो भी प्रॉफिट मिलेगा उस अमाउंट को आप कहां ट्रांसफर करेंगे, उसे ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर पर जो प्रॉफिट होता है वह कैपिटल प्रॉफिट होता है और कैपिटल प्रॉफिट को हमेशा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। तो कैपिटल रिजर्व वह अकाउंट होता है जो कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिबेंचर होल्डर्स रिसीव इन कंसिडरेशन फॉर डिबेंचर, तो डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर्स पर ब्याज मिलता है, यानी कि इंटरेस्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ये जो पीरियड होता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज 6 मंथली होता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिबेंचर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर, तो जो कंपनी के डिबेंचर्स होल्डर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी आर क्रेडिटर्स, कंपनी के लिए क्या कहलाते हैं, वो ऋणदाता कहलाते हैं, क्रेडिटर्स कहलाते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज, तो आपने अगर डिबेंचर इश्यू करा और उस पर डिस्काउंट दिया तो यह कंपनी के लिए लॉस है और यह कैपिटल लॉस है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इज, सी, एक कंपनी को कंपनी एक्ट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी होता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ शोइंग लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट इज, तो जो कंपनी एक्ट है ना 2013, उसके जो पार्ट शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 के पार्ट 1 जो है उसमें हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट मिल जाता है और उस फॉर्मेट में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल फंड लिखते हैं, फिर आता है शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट और उसके बाद आता है अलॉट, आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट सीक्वेंस है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइटम इज नॉट अ करंट असेट, तो इनमें से कौन सी चीज है जो करंट असेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डेटर करंट असेट है, स्टॉक करंट असेट्स है, ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी करंट असेट है, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है यह करंट असेट नहीं बल्कि करंट लायबिलिटी है, राइट। तो करेक्ट आंसर यहां बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फिक्स्ड असेट इज, तो फिक्स्ड असेट पर जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया या जो भी खर्चा किया वह कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो यहां ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड वे डिविडेंड होते हैं जिनका पेमेंट कंपनी साल के या फाइनेंशियल ईयर के बीच में करती है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पेड इन बिटवीन द ईयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज यूज्ड बाय, तो जो कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालिसिस किया जाता है वह मैनेजर, शेयर होल्डर, क्रेडिटर इन सभी के द्वारा यूज किया जाता है ना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस जो होता है यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस का टूल नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है which ratios are primarily measure of return, तो कंपनी अपने रिटर्न
को ना, या यह पता करने के लिए कंपनी ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उस पर कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, यह पता करने के लिए कंपनी क्या करती है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैलकुलेट करती है। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है which ratio provide the information critical to the long run operation of the firm। तो जब भी लॉन्ग रन की हम बात करेंगे और कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करेंगे, ठीक है, या उसके ऑपरेशंस की बात करेंगे, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, एक्टिविटी रेशियोज। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड ऑफ क्विक रेशियो इज। तो जो एक आइडियल क्विक रेशियो होता है वो होता है 1:1, और करंट जो रेशियो जो होता है उसका होता है 2:1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम टर्नओवर रेशियो एफिशिएंसी एग्जामिन ऑफ। तो जो टर्नओवर रेशियो होता है ना, टर्नओवर रेशियो क्या होता है, ये बताता है कि भाई हमारे पास जितनी भी असेट्स हैं उन असेट्स का हम कितना बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए। तो यहां पर इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ करंट लायबिलिटी इज 3 लाख रुपीज एंड करंट रेशियो इज 1.5:1 देन करंट असेट विल बी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर करंट असेट पूछा है और हमें दो चीज देके रखी है, ठीक है। एक तो क्या देके रखा है, करंट लायबिलिटी और करंट रेशियो, तो और हमसे पूछा करंट असेट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, और करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब करंट रेशियो हमें ऑलरेडी देके रखा है, कितना है, 1.5:1, यानी कि 1.5:1 इज इक्वल टू करंट असेट हमें पता करना है, ठीक है, और करंट लायबिलिटी हमें देके रखी कितनी, 3 लाख रुपीज, राइट। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो 3 लाख रुपीज है इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.5 में, और करंट असेट का 1 में, तो करंट असेट ऐसे की ऐसे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 में मल्टीप्लाई करने पर। और जब मैं 1.5 का 3 लाख में मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर बनेगा 4,50,000, राइट। तो करेक्ट यहाँ पर आंसर बनेगा 4,50,000 का, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ वर्ड कैश इन कैश फ्लो स्टेटमेंट इज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है यह होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से रिलेटेड, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच एक्टिविटी पेमेंट ऑफ डिविडेंड बिलोंग टू। तो डिविडेंड का पेमेंट करना यह फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग विच इज अ नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम की बात करें तो जो एनुअल डेप्रिसिएशन होता है यह एक नॉन कैश आइटम होता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसमें कमेंट करो, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि मैं अगला वीडियो बना सकूं। जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे, जितने ज्यादा कमेंट इस वीडियो पे मुझे मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, उतनी ही जल्दी मैं नया वीडियो लेके आऊंगा। तो है ना, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।